अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश के जननायक, संविधान रक्षक, हमारे हीरो राहुल गांधी जी को कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। केसी वेणुगोपाल जी, काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, अनिल चौधरी जी, संदीप दीक्षित जी, राजेश लिलोतिया जी, हरून यूसुफ जी, उदित राज जी, स्टेज पे हमारे कैंडिडेट्स, सीनियर नेता और प्यारे भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड अच्छा है आपका? देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा।
मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जाता हूं, अपनी मीटिंग्स में 2-3 चीजें कहता हूं और ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस देश में गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 100 लोग हैं, 150 लोग हैं अरबपति जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा उनको मिलता है। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और मैंने उदाहरण दिया, इस देश में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 15% माइनॉरिटी हैं। आप सरकार की कोई भी संस्था देखो, बड़े से बड़े बिजनेस देखो, जुडिशरी देखो, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। मैंने उदाहरण दिया था, हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं। सड़कों में कितना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, बिजली में कितना पैसा जाएगा, निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। 90 में से 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है देश में। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। आबादी आपकी 50%, आबादी आपकी 50%, भागीदारी आपकी 90 में से 3। और बजट की बात आती है तो जो ओबीसी वर्ग के अफसर हैं वो 100 रुपए में से
₹5 का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15% है। 90 में से 3 अफसर उनके, ₹100 में से ₹1 का निर्णय वो लेते हैं। मतलब अगर आपने पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग मिला दिया, जिनकी आबादी 65% है, उनकी भागीदारी 6% है। ₹100 में से ₹6 का निर्णय ये लोग लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि मालिकों में आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सकें। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, किसान का कर्जा माफ हो, स्कॉलरशिप्स हो और संविधान हो, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं
और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। आज जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, सरकार की संस्थाओं में आप जाओ, अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, आपको पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, आपको दलित नहीं मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। और जाति जनगणना एक क्रांतिकारी काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आएगी तो यहां करेंगे और नेशनल लेवल पे लोकसभा में मैंने वायदा किया, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। ये हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में फर्क है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जब आपके खिलाफ हिंसा होगी, हम वहां आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं। और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा, चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए। और एक तरफ हिंसा और नफरत
और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान। ये सच्चाई है। तो मैं आपको आश्वासन देने आया हूं 2-3 चीजों की। सबसे पहले, हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है। इसकी रक्षा हमने की है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो, बाकी सब ठीक है, अगर संविधान पर आक्रमण किया तो फिर हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, जब कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। यह सच्चाई है और आपने देख लिया है, आपके सामने सच्चाई है। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है, महंगाई की सच्चाई आपके सामने है, सड़कों की सच्चाई आपके सामने है, पोल्यूशन की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहां जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बब्बर शेर हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल गांधी जी की इस बात के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की, अब तो जिद है नया इतिहास बनाने की। अब मैं आमंत्रित करूंगा धन्यवाद देने के लिए जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन जी से, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब लोग प्लीज यहां पर फ्रंट लाइन में आ जाएं और राहुल गांधी जी के साथ में एक फोटो खिंचवाएं। आदरणीय राहुल गांधी जी, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस महान नेता का स्वागत कर रहा हूं, जिनके विचार और कर्म इस देश की नया दिशा तय करते हैं। सभी आए हुए मेहमानों का, सभी नौजवानों का मैं इस मंच से सबका स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं सभी हमारे प्रत्याशियों सब आगे आ जाएं। सभी कैंडिडेट्स आगे आ जाएं, जितने भी हमारे दिल्ली से प्रत्याशी हैं सभी आगे आ जाएं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे युवा साथी मुस्तफाबाद से कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार भाई अली मेहदी जी को जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भाई अली मेहदी जी आइए। मंच पर उपस्थित आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र यादव जी, हमारे एआईसीसी के दिल्ली के इंचार्ज मंगलौर से एमएलए बड़े भाई काजी निजामुद्दीन साहब, दानिश अबरार साहब, डैनी भाई और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, और मेरे सामने ये जो हुजूम बैठा है, ये जो राहुल गांधी की दीवानगी में ये जो हुजूम बैठा है,
आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। राहुल जी का इंतजार कर रहे हो? ये देखिए, ये सिर्फ यही नहीं, पीछे तक, अभी और पीछे हमारे लोग जमुना पार से और दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं से आने का वेट कर रहे हैं उस शख्स का जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक पूरे हिंदुस्तान को एक करने की बात करी थी। आज मैं देखता हूं जब हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो अल्पसंख्यकों की, दलितों की, महिलाओं की, किसानों की और उस हर वर्ग की जिसको दबला कुचला जा रहा है, जब उसकी कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता, तो एक शख्स है जो हिंदुस्तान को के अंदर सड़क से लेकर संसद तक जो हमारी और आपकी आवाज को बुलंदी से उठाते हैं। उनका नाम क्या है? नाम क्या है? मुझे फख्र है कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं जो पूरे हिंदुस्तान को एक करने की बात कर रहे हैं। देखिए, देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर हम सब लोग बहुत ही मजबूती के साथ अपने अपने इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से बता दूं, जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने चलाई थी, मैंने भी 8 महीने से अपनी मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर मुस्तफाबाद न्याय यात्रा चलाई है। एक एक गली मोहल्ले में इस फर्जीवाल को, इस संगी केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम किया है। केजरीवाल संगी है या नहीं है? है। मोदी जी का छोटा भाई है या नहीं है? हम उसको एक्सपोज करेंगे। तो सुन लो, सीलमपुर के इस ऐतिहासिक सड़क से मैं ये बात अरविंद केजरीवाल जी आपको कहना चाहता हूं कि आपका बोरिया बिस्तरा इस बार बनना तय है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई भाजपा से है, ये संविधान की लड़ाई भाजपा से है और इस बार संविधान जीतेगा और भाजपा हारेगी। हारेगी या नहीं हारेगी? ये आज बता दो। और हम चाहते हैं, अपने अध्यक्ष जी से बोलना चाहता हूं, आज ये हुजूम देखकर ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी दिल्ली की अलग अलग इलाकों के अंदर आएंगे। आज ही इस रैली के बाद दिल्ली का मूड बदलेगा और पूरा दिल्ली वही शीला दीक्षित वाली दिल्ली याद कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। वक्ता और भी हैं, मैं और बोलना चाहता था, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान को जिस तरह भाजपा खत्म करना चाहती है, एक लौते लीडर राहुल गांधी हैं जो इस संविधान को बचाने की कसम खाते हैं और मुझ जैसे कई छोटे कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ संविधान को बचाएंगे। संविधान को बचाओगे? मैं अपनी बात को एक शेर में खत्म करते हुए, क्योंकि समेट रहा हूं सारी चीजों को, मंच को सामने रखते हुए उन हुक्मरानों को बोलना चाहता हूं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय संविधान, जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। अली भाई ने पूरी युवा शक्ति के साथ अपनी बात को कहा है और आपको पसंद आई है, ये दिख गया है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, 6 बार के विधायक, वर्षों तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, बल्ली मारान से फिर एक बार कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार भाई हारून यूसुफ साहब को वो तशरीफ लाएं और हमें संबोधित करें। भाई हारून यूसुफ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी। मंच पे उपस्थित
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी काजी निजामुद्दीन साहब, दानिश अबरार साहब, डैनी साहब, मंच पर उपस्थित तमाम जो आने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं, तमाम सम्मानित मंच और तमाम यहाँ पर आए हुए हजारों की तादाद में आप तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बात कही और मैं जानता हूँ कि आप लोग राहुल जी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, उन राहुल गांधी जी का जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। किसके लिए किया? ये जो नफरत का तेजाब इस हिंदुस्तान में बह रहा है, उसको मोहब्बत के शरबत में बदलने के लिए वो 4000 किलोमीटर पैदल चले। आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं समझता हूं कि आज हर एक कांग्रेस जन की जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि कितनी भी कुर्बानी हमको देनी पड़े, इस देश से नफरत को खत्म करने का पैगाम जो हमारे नेता राहुल गांधी ने दिया है, घर घर तक हमको पहुंचाना है। और आज आने वाला विधानसभा चुनाव जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक अडंबर रचा झूठ का, वो अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल लाना चाहता था, वो अरविंद केजरीवाल जो कहता था कि एक बार मैं सत्ता में आ जाऊं तो जन लोकपाल लाके चाहे मेरे अपने ऊपर भी कोई केस हो तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन आज 11 वर्ष गुजर गए हैं, अरविंद केजरीवाल का न जन लोकपाल आया, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों को और विधायकों को ये मालूम था कि वो तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस तरीके से शराब घोटाले में जेल गए तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री, आज दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो मैं दावेदार हूं उसका। तो पत्रकार ने पूछा कि आतिशी जी क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, आरजी तौर पे मुख्यमंत्री है। सत्ता का लालच, जिस तरीके से महलों में रहने की आदत अरविंद केजरीवाल को पड़ गई है, वो आज गरीबों की चिंता नहीं करते। आज शराब के नाम पे एक बोतल के साथ एक फ्री के नारे देने वाली पार्टी, और आपको याद होगा कोविड में क्या हुआ था। कोविड में एक तरफ तो शीश महल तैयार हो रहा था, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोलकर हजारों की भीड़ ऐसे भाग रही थी जैसे नौकरी की तलाश में भाग रहे हैं और शराब की दुकान की तरफ भाग रहे थे। और आप लोगों को तो बहुत याद होगा जब दंगे हुए यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल कभी आपके बीच में आए, आपके दर्द को जानने की कोशिश की? राहुल जी वाहिद देश के नेता थे जो आपके बीच में आए आपका दुख और दर्द सुनने के लिए। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है, जब यहाँ पर दंगों में मुसलमान भाई भी और कुछ हिंदू भाई भी उन्होंने अपनी जान गंवाई, दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल में आराम करता रहा 4 दिन तक, बाहर नहीं निकल के आया। और आपको याद होगा कोविड का वो भयानक दौर, जब लोग जिंदगी की बचाने के लिए भागे फिर रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कोविड जो है, ये मरकज जो निजामुद्दीन में है, मौलाना साद ने इस कोविड को फैलाया है। और आपको याद होगा उस वक्त बुलेटिन 2 बार आता था दिन में, जिसमें कहा जाता था मरकज के मरीज इतने हैं और दिल्ली के मरीज इतने हैं। इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कोई चीफ मिनिस्टर कर सकता है, मुझे लगता है आरएसएस और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। वो भी इसी तरह से नफरत फैलाते हैं, इसी तरीके से समुदायों को अलग करने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोविड के बाद जो हालात पैदा हुए, दिल्ली के अंदर
ईदगाह जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, वो ईदगाह जो 200 साल से ज्यादा पुरानी ईदगाह है, उस ईदगाह पे वक्फ बोर्ड का सीईओ हाई कोर्ट को चिट्ठी देता है कि ये जो ईदगाह के अतराफ की जो जगह है, जो तकरीबन 70,000 गज है, ये 70,000 गज जो है वो डीडीए की है और बीच में ईदगाह है। आप सब जानते हैं ईदगाह में एक कौमी स्कूल भी चलता है और वहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में होता है। आप मुझे बताइए, ये अरविंद केजरीवाल, इसके मंत्रिमंडल के लोग और जो अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले विधायक और मंत्री बना हुआ है, एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला। और आज नोटिफिकेशन ये कर दिया कि डीडीए की जमीन आप जाके देखिए ईदगाह में, कसाबपुरे के पास हर जगह बोर्ड लगा दिए गए डीडीए के। और मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि ये आरएसएस की तरह तर्ज के ऊपर राजनीति है कि नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। आज मैंने देखा आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। मैं आज उन लोगों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज ये डराने की कोशिश कर रहे हो, ये डर तुम्हारा अपनी सत्ता को बचाने के लिए है। आज जो हालात दिल्ली में हैं, मैं आज आप जिस तरीके से 15 साल दिल्ली में सरकार रही, आप अपने ही सीलमपुर को देखिए किस तरीके से यहाँ पर तरक्की हुई। ये फ्लाईओवर जो सामने जा रहे हैं, फ्लाईओवर का एक जाल बिछाया गया। दिल्ली के अंदर 129 फ्लाईओवर बनाए गए हमारे टाइम में। अगर वो फ्लाईओवर नहीं होते तो जमुना पार इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। यहाँ पर आपके चलने की स्पीड गाड़ी से 3 किलोमीटर होती। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं। आज ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है जो इस देश के अंदर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों इसमें शामिल है और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस का राज 15 साल देखा है। आज मैं कुछ पत्रकार लोग मेरे से बात कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि हमको भूली बिसरी याद है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, कांग्रेस ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, हम बहुत इलेक्शन जीते और कुछ इलेक्शन हारे भी, लेकिन उससे हमारी हिम्मत कभी कम नहीं हुई है, हमारे सिद्धांत कभी नहीं बदले हैं, हमारा झंडा कभी नहीं बदला है। अभी राहुल जी आएंगे, वो आपको संबोधित करेंगे। आज हमें फक्र है कि हमारा नेता पूरी मजबूती के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सड़कों पे हो। मैं ज्यादा न बोलते हुए भाई देवेंद्र यादव जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। राहुल जी ने जो देश में यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसी तर्ज पर देवेंद्र यादव जी ने जिस तरह दिल्ली के कांग्रेस जनों को जगाने का एक प्रयास किया, आज हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं कि एक नए हौसले, एक नए वलवले के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को आप मुंह तोड़ जवाब देंगे इन ताकतों को जो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहती हैं, उन ताकतों को जो केवल सत्ता हासिल करना चाहती हैं, इख्तिदार में आना चाहती हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और ये शेर लागू है अरविंद केजरीवाल पर, जो कुछ पिछले 3 साल का घटनाक्रम है। वो कहते हैं कि दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई बूंद, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, इसका फैसला 5 तारीख को आपको करना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में जिसका आपको इंतजार था, देश के युवाओं के हृदय सम्राट, देश के युवाओं की हृदय की धड़कन, हिंदुस्तान का एक ईमानदार नेता, हिंदुस्तान का एक ईमानदार नेता
श्री राहुल गांधी अगले 10 मिनट के अंदर हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, 2 बार सांसद रहे हमारे जमुना पार से और श्रीमती शीला दीक्षित जी के पुत्र जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संदीप दीक्षित जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। वो आपको संबोधित करेंगे। भाई संदीप दीक्षित जी। यहां मंच पर हमारे एआईसीसी के इंचार्ज काजी साहब, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई योगेंद्र यादव जी और एक पूरी फहरिस्त उन लोगों की बैठी है जो न केवल कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, जो इस चुनाव में इस समय मजबूती से हर कोने में दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहरा रहे हैं, पर इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने जब 15 साल दिल्ली में एक स्वर्णिम वर्ष 15 साल में बनते हुए दिल्ली को देखे थे, तो उसमें बनाने में भी जिन लोगों की बहुत अहम भूमिका रही थी, मैं उन सबका इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहां की जनता को इस सर्दी की रात में जो यहां हजारों की संख्या में आए हैं राहुल जी को सुनने के लिए, आपका इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पिछले 1 महीने से जब से यहां चुनाव का बिगुल बजा है, दिल्ली में शायद 10 साल के बाद एक अजीब सी हलचल हम लोगों ने कांग्रेसी होके भी और नागरिक होके भी हमने देखी है। 10 साल पहले यहां की जनता ने कुछ मन बनाया था, जो भी कारण रहे होंगे। हम तो हमेशा मानते हैं कि जनता जनार्दन है, और कभी कभी किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक गुट का अगर जनता से वो संबंध टूट जाए तो वो कहती है कि अब आप हमारे नेता नहीं हो, कुछ समय के लिए आप विश्राम करो। लेकिन पिछले साल 2 साल से जिसकी आहट हम लोग 2 महीने 3 महीने से सुनने लगे हैं, ये पूरी दिल्ली की जनता आज ये महसूस करने लगी है कि शायद 8-9 साल में जिस तरीके का छल उनके साथ विकास में किया गया, जिस तरीके का धोखा उनको यहां से काम के लिए दिया गया है, यह शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ होगा कि 8-9 साल में एक सरकार ने एक अच्छी बने हुए, सुंदर, भाईचारे के लिए जानते हुए, खूबसूरती के लिए जानी हुई, विकास के लिए जाने हुए शहर को जिस तरीके से सत्यानाश किया है। हम हर कांग्रेसी को आज दिल्ली के हर कोने में उस दिल्ली वासी की उस कराह सुनाई दे रही है, वो आवाज सुनाई दे रही है, वो रोना सुनाई दे रहा है, वो चिल्लाहट सुनाई दे रही है। और इसी से हमको बल मिला है। ये पिछले 2-3 साल से कांग्रेस को सुनाई पड़ रहा था, और इसके लिए मैं जानता हूं पिछले 3-4 साल से चाहे अनिल चौधरी जी रहे हों, चाहे बीच में कुछ और अध्यक्ष हमारे रहे हों, चाहे योगेंद्र यादव जी रहे हों, हमारे अध्यक्षों ने उस समय भी जब आप लोगों में हमारे बीच में शायद वो संबंध नहीं था, संघर्ष करके आप के बीच में जगह बनाई थी। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के कोने कोने में कांग्रेस का कार्यकर्ता जागा है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उससे भी बल ले रहा है, जब यहां की जनता और यहां का वोटर कांग्रेस का कार्यकर्ता बन गया है, तो हमें मालूम है कि आज दिल्ली की जनता के बीच में एक ही बात है कि 10 साल पहले की दिल्ली, 10 साल पहले की दिल्ली के बनाने वाले, 10 साल पहले की दिल्ली के बनाने वाले की वो कांग्रेस आज लानी पड़ेगी, क्योंकि इस हिंदुस्तान को वही दिल्ली चाहिए जिस दिल्ली का सपना हम लोगों ने हमेशा से देखा है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का कि न केवल हम उस दिल्ली के रथ को आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे हम नई कल्याणकारी चीजें लेकर आए हैं जिसमें हम आपकी सेवा भी करेंगे, लेकिन आपके आगे का विकास भी करेंगे। अगर एक तरफ हम अपनी बहनों को हर महीने 2,500 का सम्मान देना चाहते हैं, और यह खोखला सम्मान नहीं है, यह वही सम्मान है जो हमने कर्नाटक में भी अपनी बहनों को हर महीने दिया है। अगर हम एक तरफ अपनी बहनों को 2,500 महीने का सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी आज दिल्ली लेकर आएंगे जिसमें वो विकास होगा कि आज से 5 या 10 साल बाद उन बहनों के बेटे, उन बहनों की बेटियां जो आज घर में कराई है, नौकरी नहीं मिल रही है, न मोदी की नीति से, न केजरीवाल की नीति से, इस दिल्ली में 5 या 10 साल बाद शायद वो महिलाएं हमसे कहें
कि बेटा आज तुम्हारी कांग्रेस ने मेरी बेटी और बेटी को नौकरी और काम दिला दिया है, अब हमें आपके इस रहम की जरूरत नहीं है, दिल्ली बनाओ, दिल्ली को स्वर्ग बनाओ। अगर आज हमारी कांग्रेस ने इस तरीके की एक विकास की हम नीति लेकर आए हैं कि हर घर को और हर घर में अगर हर साल जरूरत पड़ती है, चाहे 10 रुपए के इलाज की पड़े, चाहे 10 लाख के इलाज की पड़े, कांग्रेस पार्टी की नीति आपके घर पहुंच को आपको 25 लाख तक का इलाज करवाएगी। तो हम खोखला आपके सामने वायदा नहीं कर रहे हैं, ये वो वायदा है जो हमारी सरकार ने राजस्थान में किया था। और ये वायदा है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इस दिल्ली को 19 नए अस्पताल दिए थे, जहां 3 या 4 हजार डॉक्टरों में कराहती थी दिल्ली, 10 या 12 हजार डॉक्टर हम लोग आप लोगों में दिए थे। वही कांग्रेस ये जब नीति आपके सामने लेकर आएगी तो इसके साथ एक और वायदा करता हूं, आज हर दूसरा या तीसरा बच्चा, हर दूसरा या तीसरा बुजुर्ग और हर 5वां या 6ठा युवा सिर्फ इसलिए अस्पताल में जाता है क्योंकि यही मोदी की भारतीय जनता पार्टी और यही अरविंद केजरीवाल की दिल्ली ने वो हवा कर दी है, वो जमुना जी का पानी कर दिया है कि यहां एक साधारण आदमी भी बीमार हो जाता है। और आप डर जाएंगे ये बात सुनकर कि यहां की हवा में जो आप सांस लेते हैं, और ये सांस आप एक साधारण जगह नहीं लेते हैं, आप उस हिंदुस्तान की राजधानी में सांस लेते हैं, जिस राजधानी की चर्चाएं आज से 10 साल पहले दुनिया में हुआ करते थे। अगर यहां की हवा में आप सांस लेंगे तो हर डॉक्टर कहता है कि दिल्ली के हर वासी की 6 से 8 साल जो है सजा उम्र कम हो जाती है। जिस तरीके का जहर इन दोनों की सरकारों ने हमारी हवा में खोता है, तो न केवल हम आप 25 लाख की गारंटी देंगे, न केवल हम नए अस्पताल बनाएंगे, लेकिन हमको अगर आपका आशीर्वाद मिलता है, ये नेतृत्व वो सामने बैठा है जिसे आप चुन के भेजेंगे, ये वो हवा यहां से 5-6 सेब हाल में करेंगे कि फिर से आपको दिल्ली में हरियाली दिखेगी, फिर से आपको दिल्ली में वो हवा देगी जिसकी सांस लेके आप तंदुरुस्त बन पाएंगे। दिल्ली में हम जो विकास की नैया लाने वाले हैं, यहाँ के हर नागरिक को मैं इस बात का वायदा करता हूं, ये आज की आपकी जरूरत में साथ बैठेगी, लेकिन याद रखिएगा 5 से 10 साल में एक ऐसी दिल्ली हम फिर लाएंगे, यहां का हर व्यक्ति करेगा कि वाह, काश हमने वो 10 साल न खोए होते और ये आने वाले पिछले 10 साल भी हमने दिल्ली की सरकार में कांग्रेस को दिए हुए थे, तो आज दिल्ली उन मुकाम पर पहुंचती जो हमारे लिए एक सपना था। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहां की जनता से अपील करना चाहता हूं, आपने 15 साल हमें आशीर्वाद दिया, आपने 15 साल हमारे विधायकों को आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद में ये सरकार खरी उतरी आपके सामने। जहां जहां आपको सेवा की जरूरत पड़ी हम खड़े हुए थे, जहां जहां मरहम की जरूरत पड़ी हमारी सरकार ने आपको मरहम लगाई थी, लेकिन एक चीज हमने कभी नहीं की आपके सामने, और ये मैं वायदा करता हूं, आप कोई अगर मेरे सामने बता दे कि वो हमने काम किया हो तो मैं आपके सामने माफी मांगूंगा। ना कांग्रेस की सरकार ने तब, ना कांग्रेस ने अब कभी आपके सामने कोई झूठा बहाना दिया होगा या कभी झूठ बोला होगा। जो काम हम नहीं कर सकते थे, हमने सर नीचे झुका के कहा कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो काम हमने किया, हमने हाथ जोड़ के विनम्रता से किया कि आपकी सेवा के लिए किया है, अहंकार में नहीं कहा कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जब चुनती है तो 5 साल उस वोट का एहसान उतारती है, और जब फिर आपके सामने वोट लेने आती है तो कहती है अगले 5 साल का किस तरीके से हम आपके सामने दिल्ली में निर्माण करेंगे। वही कांग्रेस न आने वाले 5 सालों में कभी आपके सामने झूठी अफवाह फैलाएगी, न झूठे वायदे करेगी, न झूठे बहाने देगी। आपको कभी हमारा मुख्यमंत्री रोता हुआ नहीं दिखेगा कि हमें भारत सरकार काम नहीं करने देती है। अरे जिस सरकार को 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने चुन के भेजा है, उसको आंसुओं की जरूरत नहीं है, उसे हिम्मत की, दहाड़ की और ताकत की जरूरत है जो आप लोग हमें देंगे। हमारे मुख्यमंत्रियों ने 15 साल काम कराया है और 5 साल काम कराएंगे। अगर आपको रोता हुआ मुख्यमंत्री चाहिए तो किसी को भी चुन लीजिएगा, आपकी सेवा करने वाला, दहाड़ता हुआ, आपका काम करने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला, आपके आंसुओं को पोंछने वाला, आपके मुंह में हंसी लाने वाला, हमारे माओ के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला, हमारे युवाओं का मुस्तकबिल बनाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो आने वाली 5 तारीख को हाथ का बटन दबाइएगा और देखिएगा कि जो आपके सामने बैठे हैं किस तरीके से ये आज तो मंच पर हैं,
कल ये आपकी सेवा करते करते आपके गलियों में घूमेंगे, इसी आशा से कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, अंत में आपका वोट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं सुशांत मिश्रा रिठाला विधानसभा से प्रत्याशी हूं। साथियों, कुछ ही क्षणों में हमारे नेता राहुल गांधी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। साथियों, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हवा हवा में झूठ बोलकर आई थी, आज वही समय है उनका हवा हवा में उड़ जाने का। और आज हम लोगों के बीच में राहुल गांधी जी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर तबके की आवाज, आज चाहे दलित हो या मुस्लिम हो या कोई ब्राह्मण हो, हर एक की आवाज उठाने के लिए एकमात्र राहुल गांधी जी हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ही आवाज उठाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ सीलमपुर के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया है। यहाँ पर एक नहीं साथियों, सैकड़ों लोगों ने आके आम आदमी पार्टी को छोड़कर उनके झूठ के चक्कर में जो चले गए थे, उन सबने बड़े आदर के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। साथियों, मेरे साथ में यहाँ फैमुल जी जो कि बड़े अच्छे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। साथियों, जोरदार से स्वागत होना चाहिए हमारे उस नेता का जिसने जाके हाथरस के अंदर आवाज उठाई। साथियों, संबल की आवाज उठाने वाला, साथियों हाथरस में एक दलित बच्ची की आवाज उठाने वाला एक ही नेता पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। साथियों, वो नेता है राहुल गांधी। आज यहाँ पर इसके आयोजन में आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम सब लोगों के साथ ये जन सैलाब एकत्रित हुआ है। साथियों, झूठ का जो 2100 रुपए की झूठ की जो हमारी माताओं बहनों से जो रजिस्ट्रेशन कराया है, साथियों पंजाब के अंदर उन्होंने 1 रुपया देने का प्रयास नहीं किया और उन्हें 2100 रुपए देकर झूठ बहकाने का कार्य किया है। साथियों, जो योजना झारखंड के अंदर ऑलरेडी चल रही है, पहले से कांग्रेस की योजना थी कि जिस भी स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी वहां 2500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। उसको चोरी करके उन्होंने यहां पर पहले से महिलाओं को झूठ बहकाने की कोशिश करी। साथियों, मेरे युवा साथियों से नेतृत्व है, मेरा निवेदन है कि हमारे बीच में वो नेता आने वाले हैं, उनका जोरदार तालियों से ऐसा अभिवादन होना चाहिए कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी वो आवाज जाए, वो हमारी तालियों की गूंज आज सीलमपुर विधानसभा से नारे के साथ जाए। राहुल गांधी, राहुल गांधी। साथियों, ये आवाज पीछे से सीधा पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए। यहाँ विधानसभा नहीं, पार्लियामेंट भी हिलनी चाहिए। मेरे सारे साथी दोनों हाथ उठाकर, मेरे सारे युवा साथी दोनों हाथ उठाकर आवाज लगाएंगे और नारा लगाएंगे, राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद, अरे राहुल गांधी जिंदाबाद। वाह साथियों, जोरदार आवाज और लगानी है, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी मंच पर आ चुके हैं। आप सब लोगों को इंतजार था। हमारे महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी, एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, राहुल गांधी। हाथ उठा के बोलना है, राहुल गांधी। जय भीम। इकट्ठे होके बोलना है, जय भीम, जय संविधान। मैं बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार जैन जी से दरखास्त करूंगा कि राहुल गांधी जी का स्वागत करें। हाँ। अब्दुल रहमान साहब, एनएसयूआई प्रेसिडेंट, राहुल गांधी जी का स्वागत करें।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू आदरणीय देवेंद्र यादव जी से कि आएं और आप सब लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद राजेश भाई। और भैया एक बार जोरदार नारा, कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ ऊपर उठा के, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। आप सभी आज सीलमपुर की इस विधानसभा की विशाल सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय दिल्ली भारतवर्ष के जन नायक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे भाई दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय इंचार्ज भाई काजी निजामुद्दीन साहब, मेरे पूर्व के यहां पर अध्यक्ष भाई अनिल जी और मेरे सभी मंचासीन साथियों को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं, एक मिनट दोस्त भैया, सभी देखिए आज हम सब के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है और हम सब इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी हैं जिस दिन हमारे जन नायक माननीय श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासी को उनका हक दिलाने का है, उनके न्याय का है। हमें गर्व है जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस आंदोलन की आहुति में जननायक के साथ लड़ने वालों में हमारा भी नाम होगा। मैं आज प्रमुख रूप से दो बातें संक्षिप्त में रखूंगा, एक दिल्ली के विषय में और एक बाबा साहेब अंबेडकर जी की चिंताओं के विषय में। आप सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले दो बहरूपिये एक केंद्र में हमारे शासन करने के लिए आया और दूसरा दिल्ली पर हम लोगों को बहुत सारे वादे और सपने दिखाने का जिसने काम किया उसने दिल्ली में सरकार स्थापित की। सपने बहुत दिखाए गए थे, कहा गया था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन पिछले 10 सालों में उस महंगाई कम करने वाले ने, उस बेरोजगारी कम करने वाले ने अगर कुछ किया तो इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई। ऐसे में जब एक देश का हुक्मरान बनने की कोशिश की और इस संविधान को ही चैलेंज जिसने करने की कोशिश की, उस व्यक्ति का अगर किसी ने डटकर मुकाबला किया, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के महानायक, हम सब के जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने इनके ईंट से ईंट बजाकर इस सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम किया। साथियों, इसी प्रकार से आज से 10 साल पहले दिल्ली में भी एक सपनों का सौदागर आया था और उसने भी
हमें सपने दिखाए कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, हर घर में बिजली और पानी दूंगा, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करूंगा, नए अस्पताल खोलूंगा, नए स्कूल खोलूंगा। लेकिन दुख की बात है, आप सब उस बात के गवाह हैं कि आज लगभग 25 विधायक, जिसमें स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण और अनेकों विधायक भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। उस लोकपाल की बात आज चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती, एक मजबूत लोकपाल होता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90 के 90% इनके 70 में से 60 विधायक जेल में होते। ऐसे भ्रष्टाचारी को आज हम बदलने के मुहिम में सीलमपुर की ये जनता, सीलमपुर के ये नौजवान मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं। साथियों, दिल्ली के हालात से किसी से छिपे नहीं है। अगर मैं कुछ शब्दों में दिल्ली के हालात बयां करूं तो यहां सांसों का संकट है, यहां कचरे का जमघट है, यहां अपराधियों का मरघट है। जरा सी बारिश में दिल्ली डूब जाती है, अपनी बदहाली पर मां यमुना आंसू बहाती है। पीने के पानी के लिए जनता दर दर की ठोकरें खाती है, शराब के भ्रष्टाचार में सत्ता गोते लगाती है, शराब के भ्रष्टाचार में सत्ता गोते लगाती है। महंगाई, बेरोजगारी से दिल्ली टूट जाती है, मगर बेशरम सत्ता अपने लिए शीश महल और राजमहल बनवाती है। मैं आप सभी साथियों से एक बात की चर्चा जरूर इस मौके पर करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब हमारा संविधान रचा था, 25 जनवरी, एक दिन पहले संविधान सभा की मीटिंग में 3 बातों का बहुत चिंता की थी। और उन 3 बातों में अगर मैं कहूं कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जब सत्ता के जो लालच में अगर हमारे अधिनायक के कदमों में बेपनाह शक्ति रख देंगे तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम लोगों के द्वारा लोगों के लिए की अपेक्षा कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए सरकार चलाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अगर उन्होंने कहा था भविष्य में कोई सत्ता देश के ऊपर धर्म को रखेगी तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। मैं ज्यादा बात इस पे विस्तार से नहीं करना चाहता, आप सब समझते हैं आज के समय में जिस तरीके से सत्ता कुछ चंद लोगों का फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, वो हम सबके सामने है, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो। या आज जिस तरीके से धर्म की राजनीति एक इस तरीके से धर्म की राजनीति इतनी हावी कर दी गई है कि देश के लोगों को एक दूसरे से बांटने का काम धर्म की राजनीति के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे समय में हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी को। किया अच्छा, इससे पहले कि माननीय राहुल गांधी जी बोले, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे जो लोकल एमएलए हैं भाई रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जननायक श्री राहुल गांधी जी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस 2 बातें आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी बात कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और ये वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। दोस्तों, जब इस जमुना पार में आपकी बात, जब इस जमुना पार में ये जमुना पार जल रहा था तो कौन आया? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी जब संभल जल रहा था
तो कौन गया था वहां? जब बहराइच जल रहा था तो कौन गया था? तो दोस्तों, अब पहचानना होगा उन मरकज के जालिमों को, मौलाना साद साहब के दुश्मनों को पहचानना होगा और वोट कांग्रेस को देना होगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। शुक्रिया। आ जाएं, सभी कैंडिडेट्स आगे आ जाएं, जितने भी हमारे दिल्ली से प्रत्याशी हैं सभी आगे आ जाएं।